सॉल्व करने के लिए। तो आपके जहन में होगा, मैं उसे आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये केस स्टडी आपको मैंने कहा था कि आपने सॉल्व करना है। ये केस स्टडी इस तरह से था कि मैंने आपके सामने रखा था इस तरह से कि हमने कहा था कि हमें रिक्वायर्ड ये है, रिक्वायर्ड in which particular quadrant company can place and what strategy choose to according to Mandela's matrix। Mandela's matrix के मुताबिक क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जा सकती है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, जहाँ पे ये है कि ए लार्ज कंपनी हुज शेयर्स आर ओन्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो हैं वो जो है आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक बड़ी कंपनी है, ए लार्ज कंपनी whose shares are owned by a large number of individual investors, ठीक है, investors who do wish to engage in the decision making, वो decision making में involve भी होना चाहते हैं and have a full right to do so, वो ऐसा कर भी सकते हैं। देखिए, अगर इस सेंस में देखा जाए तो आप ये जानते हैं कि मेंडोलास मैट्रिक्स के जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर एक तरफ हम इंटरेस्ट को देखते हैं, ठीक है, जो लो हो सकता है और हाई हो सकता है। दूसरी तरफ हम पावर को देखते हैं जो कि हाई हो सकती है और लो हो सकती है। हमारी तयशुदा स्ट्रेटजीज़ ये हैं कि अगर लो इंटरेस्ट लो पावर है तो हम इसको मिनिमल एफर्ट से चलाएंगे, ठीक है जी। और अगर लो पावर है हाई इंटरेस्ट है तो हम इसको इन्फॉर्म्ड रखेंगे, और अगर लो इंटरेस्ट है हाई पावर है तो हम इसको सेटिस्फाइड रखेंगे, ठीक है। और अगर दोनों चीज़ें हाई हैं तो हम उन्हें की प्लेयर मानेंगे और हम उनके लिए जो है वो कॉन्क्रीट एफर्ट करेंगे, कॉन्क्रीट एफर्ट करेंगे। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल जहाँ पे एक कंपनी के लार्ज इन्वेस्टर हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन उनका इरादा है कंपनी के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होने का। सीधी बात है, वो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर होने के नाते उनका इंटरेस्ट हाई होगा। उसकी वजह ये कि कंपनी ग्रो करेगी तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। और दूसरी तरफ जो है वो सॉरी इंटरेस्ट इस तरफ मुझे देखना चाहिए था, इंटरेस्ट हाई होगा। और दूसरी तरफ चूँकि वो मेन शेयर होल्डर हैं और उनके पास ज़्यादा स्टेक है कंपनी का, तो पावर भी उनकी हाई है। तो ये दोनों हाई होने की वजह से वो एक की प्लेयर है। तो स्ट्रेटजी ये होगी कि सिंस उनकी पावर, पहले तो हमें ये बताना होगा कि कैसे पावर हाई है और इंटरेस्ट हाई है। तो हम ये कहेंगे कि बिकॉज द शेयर होल्डर एंड shareholder is generally want that company should grow and make more profit so that he make more dividend or more profit can be gained। पहली बात। दूसरी बात, on the other hand he is willing to participate in the management and having a huge share amount, therefore power is high। और दोनों होने के नाते तीसरा कंक्लूसिव पैराग्राफ होना चाहिए, लाइन होनी चाहिए कि therefore ये की प्लेयर एंड वी शुड मेक इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। तो हमें उसे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए, चूँकि हमें उसके लिए इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, उसकी वजह यह है कि वो हमारा की प्लेयर भी है और उसके लिए कॉन्क्रीट एफर्ट हमें करनी चाहिए। तो वी शुड डू द concrete effort because a key player and we should involve him in the decision making। तो ये तीसरा कंक्लूसिव पैराग्राफ होना चाहिए। पहले में आप इंटरेस्ट की बात करेंगे, वो हाई है। दूसरे पैराग्राफ में आप पावर की बात करेंगे, वो हाई है। और तीसरे पैराग्राफ में आप की प्लेयर डिक्लेयर होने के नाते कॉन्क्रीट एफर्ट की बात करेंगे और उसे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करने की बात करेंगे। इस तरह आपका ये केस स्टडी हल हो जाएगा। अगर ये बात आपको समझ आई है तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए प्लीज़। जी थैंक यू वेरी वेरी मच। बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करें। तो और भी स्टूडेंट ऑनलाइन हैं, जैसे कि अब्दुल्ला अफजल हैं, अहसन नियाजी हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे गुड पार्टिसिपेंट वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। तो दे शुड आल्सो कम्युनिकेट विद मी डायरेक्टली एंड आस्क मी। मुस्तफ़ा हैं एंड ऑल अदर, मोहम्मद हारिस हैं,
जहाँ ज़ेब है, मोहम्मद अली नवाज़ है, तो दिस शुड आस्क आल्सो दैट द गोइंग गुड, कि हम सही जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बच्चों हो गया हमारा एक तरफ का काम। अब हम आज शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात तो ये कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जब हम जाते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पेज 81 टू 84, 81 टू 84 के पेजेस के ऊपर ये गिवन है। देखते हैं हम इस पर कितना काम कर पाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की एक जर्नल सी शक्ल देखी जाए तो हमें कुछ इस तरह का एक ग्राफ हमारे जहन में आएगा, जिसके अंदर एक सीईओ है। सीईओ ने आगे, मैं एक ख़ास किस्म का डायग्राम रखता हूँ जो पहले हमारे स्ट्रक्चर में से है। सीईओ के ज़िम्मे है कारोबार चलाना, बिजनेस चलाना, या उसकी टीम के ज़िम्मे है। लेकिन चूँकि वो इंडिविजुअली इतना काम नहीं कर सकता, इसलिए वो अपना काम दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करेगा और वो टास्क आगे एलोकेट करेगा। एलोकेट करने के लिए वो चाहेगा कि एक डिसाइडेड ग्राफ हो, एक डिसाइडेड स्ट्रक्चर हो, जिस पे पता चले कौन सा काम किसको देना है, किस टाइप का काम किसको देना है। तो वो मार्केटिंग के लिए एक अलग से टीम बनाता है और ये काम मार्केटिंग वालों को देता है। ठीक है जी, हिसाब और किताब का काम जो उसके लिए वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखता है, उसको वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स देता है। ठीक है जी, और प्रोडक्शन के लिए वो एक इंजीनियर हायर करता है और ये काम प्रोडक्शन इंजीनियर को देता है, और परचेज़ का काम जो है वो भी अलग करता है। ठीक है जी, तो मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल यही बनाए। ये जो आपके सामने ग्राफ है, ये जो डायग्राम है, इसे आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। आल दो के इनके आगे इनके भी सबऑर्डिनेट होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने इतना ही रखा। अगर ऐसी बात है तो हमें क्या कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो इस हवाले से अगर आप देखेंगे तो आपके जहन में ये बात आएगी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क। अगर आप देखें तो ये फ्रेमवर्क ही है। सवाल ये है, ये फ्रेमवर्क क्यों सीईओ को ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी डायरेक्टर्स को कि ये बनाएं। तो वो कहेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ अ फ्रेमवर्क टू एलोकेट टास्क। क्योंकि वो टास्क एलोकेट करना चाहता था, कारोबार चलाना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि वो अकेला इस बात को मैनेज नहीं कर सकता, लिहाजा उसने तय किया कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाता हूँ और उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम फ्रेमवर्क कहते हैं, उसकी मदद से मैं टास्क एलोकेट करूँगा। लेकिन ज़रा गौर फरमाइए, दुनिया में हमेशा वो लोग तजलील करवा गए अपनी, जिनको हमने टास्क तो दिए लेकिन हमने उनको अथॉरिटी नहीं दी। यानी टास्क विदाउट अथॉरिटी इज़ ऑफ नो यूज़। मिसाल देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं आपको कॉलेज के बाहर खड़ा कर देता हूँ और कहता हूँ कि आप कॉलेज के बाहर खड़े हैं और जो भी लोग लेट आएंगे आपने उन्हें रोकना है और बताना है कि आइंदा लेट नहीं आना। अच्छा जी, क्या होगा? होगा ये कि एक दिन लोग आपसे कहेंगे अच्छा यार कल से नहीं आएंगे, दूसरे दिन आप फिर पूछेंगे, वो कहेंगे अच्छा जी नहीं आएंगे, तीसरे दिन पूछेंगे, वो कहेंगे तुम कौन होते हो, और चौथे दिन आप पूछेंगे तो आपका उल्टा मजाक उड़ाएंगे। वजह क्या है? हमें आपको अथॉरिटी देनी चाहिए कि जो बच्चे लेट आ रहे हैं आपने उनकी टाइम मैनेजमेंट करवानी है। अगर बच्चा एक दिन ना माने, दूसरे दिन वार्निंग दे दें, वार्निंग से भी ना माने तो अगले दिन कॉलेज से उसे रेस्टिकेट कर दें। जनाब, आप 2 से 3 बच्चों की तस्वीर लगा के जब उसे रेस्टिकेट करेंगे, अगले दिन आप बाहर खड़े होंगे, लोगों के सांस खुश्क हुए होंगे। इसका मतलब ये है कि काम तब तक नहीं हो सकता जब तक अथॉरिटी ना दी जाए टास्क के साथ। इसका मतलब टास्क जब भी देना है तो अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तो फिर स्ट्रक्चर सिर्फ टास्क के लिए नहीं है, स्ट्रक्चर अथॉरिटी के लिए भी है, स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी है। तो इसलिए हम ये कहेंगे
organization structure is to allocate task, comma, delegate authority। अब ये दो बातें आपको याद रहेंगी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है, बना है टास्क एलोकेट करने के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क टू एलोकेट टास्क, बट टास्क तब तक नहीं हो सकते जब तक अथॉरिटी डेलीगेट ना की जाए। सो देयर फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज आल्सो फॉर टू डेलीगेट द अथॉरिटी। ठीक है, आप बेशक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि एक हमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया और एक बुरा काम भी किया। वो क्या? हमने अपनी फोर्स को जो कि ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी टुकड़ों में बांट दिया। हमने एक हिस्सा मार्केटिंग के नाम से अलहदा कर दिया, एक हिस्सा प्रोडक्शन के नाम से अलहदा कर दिया, एक हिस्सा हमने फाइनेंस के एतबार से अलहदा कर दिया। तो ये तो हमने वही काम किया जो आर्मी करती है या दिफाई इदारे करते हैं, कि एक तरफ आर्मी बना लेते हैं, एक तरफ एयरफोर्स बना लेते हैं, एक तरफ नेवी बना लेते हैं और एक तरफ इंटेलिजेंस बना लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर कभी जंग हो जाए तो क्या ये चारों अलहदा अलहदा लड़ेंगे तो जंग जीतेंगे, या ये मिलकर लड़ेंगे तो जंग जीतेंगे? जी बच्चों, क्या ये अलहदा अलहदा जंग जीतेंगे या ये मिलकर काम करेंगे तो जंग जीतेंगे? यस, मिलकर वॉर लड़ेंगे तो ही जंग जीती जा सकती है, उसके बगैर जंग जीतने का कोई चांस नहीं। लिहाजा यहाँ पर भी तो हमें यही मसला है कि हमने अपनी फ़ौज को अलहदा कर दिया है, एक मार्केट में, एक प्रोडक्शन में, एक फाइनेंस में, एक परचेज में। अब अगर ये भी मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम जंग नहीं जीत सकते। अब मिलकर काम ना करने का मतलब ये है कि हो सकता है मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट ऑर्डर ले आए लेकिन प्रोडक्शन वाले वक्त पे प्रोडक्शन ना करें। लिहाजा ऑर्डर फौरी तौर पे रिपोर्ट होना चाहिए प्रोडक्शन को ताकि वो प्रोडक्शन करे, और ये चीज़ फ़ौरन रिपोर्ट होनी चाहिए फाइनेंस को ताकि वो इसके लिए बजट अरेंज करे, और ये चीज़ फौरी तौर पे रिपोर्ट होनी चाहिए परचेज को ताकि वो मटेरियल अरेंज करे। इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सिर्फ टास्क एलोकेट करने और अथॉरिटी डेलीगेट के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक अहम काम ये है कि इंश्योर कोऑर्डिनेशन। So, organization structure is a framework to allocate task, and for to allocate task, delegate authority and ensure coordination। अब मुझे ये बताइए कि मुख्तलिफ फोर्सेस या मुख्तलिफ ग्रोह कोऑर्डिनेशन के लिए गैस कीजिए क्या काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जिससे कोऑर्डिनेशन होता है। सोचिए, क्या ऐसी एक्टिविटी है जिससे कोऑर्डिनेशन हो सकता है? कौन सा ऐसा अमल है जिससे ये आपस में मिलकर ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं? तो आपके जहन में आएगा मीटिंग या कम्युनिकेशन। तो हम क्या करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ अ फ्रेमवर्क टू एलोकेट टास्क, डेलीगेट अथॉरिटी, इंश्योर कोऑर्डिनेशन बाय चैनलाइजिंग कम्युनिकेशन। अब समझ आया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज टू एलोकेट टास्क, डेलीगेट अथॉरिटी, इंश्योर कोऑर्डिनेशन बाय चैनलाइजिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के ज़रिए इन फौजों को जो अलग-अलग लड़ रही हैं हमने आपस में कोऑर्डिनेट करना है। आप देखिए, इस मकसद के लिए एक आर्मी में अलहदा ओहदा होता है जिसको कहते हैं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। तो वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ क्यों होता है? फॉर द सेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन किन के दरमियान होती है? बिटवीन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। तो ये ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स में होती है। अब आप कहेंगे ग्रुप्स में कैसे? देखिए, अगर
ये कम्युनिकेशन परचेज के 2 वर्कर्स में हो रही है, तो ये इंडिविजुअल्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन अगर मार्केटिंग वाले ऑर्डर लाकर फौरी तौर पे प्रोडक्शन को भी इतला देते हैं, फाइनेंस को बजट के लिए इतला देते हैं और परचेज को मटेरियल के लिए इतला देते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन वन ग्रुप ऑफ पीपल की दूसरे, तीसरे और चौथे ग्रोह से हो रही है, तो ये कम्युनिकेशन जो है ये ग्रुप कम्युनिकेशन है। लिहाजा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ अ फ्रेमवर्क टू एलोकेट टास्क, delegate authority, ensure coordination by channelizing communication between groups। ग्रुप्स का मतलब यहाँ डिपार्टमेंट या यूनिट्स हैं और इंडिविजुअल से मुराद है किसी एक यूनिट के अंदर काम करने वाले लोग। तो दिस इज़ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब अगर आप देखते हैं तो पेज नंबर 81 पे ये लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इसका पर्पस क्या है। अगर आप देखें तो इसके डेफिनेशन में ही पर्पस मिल जाएगा, हमें किताब से कोई क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो किस लिए है, वो इसलिए है कि काम को डिवाइड किया जाए, तकसीम कर दिया जाए मार्केटिंग, फाइनेंस वगैरह में, तो डिवाइड वर्क, ठीक है जी, काम को तकसीम करना पहली बात। दूसरी बात ये किस लिए है, ताकि टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एलोकेट की जाएं, यहाँ से allocate task and responsibilities, ठीक होगी बात। इट इज़ टू डेलीगेट अथॉरिटी, डेलीगेट करने के लिए है डेलीगेट अथॉरिटी, और जब आप अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे तो अल्टीमेटली आपको जो है वो फॉर्मल लाइन ऑफ कंट्रोल बनानी पड़ेगी ना, तो ये हमारी फॉर्मल लाइन ऑफ कंट्रोल है, फॉर्मल लाइंस ऑफ कंट्रोल, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, ठीक है जी। और ये किस लिए है, दिस इज़ टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के लिए है, तो कोऑर्डिनेशन के लिए। और फिर ये चैनलाइज कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन को चैनलाइज करने के लिए है, टू कम्युनिकेट, चैनलाइज कम्युनिकेशन, चैनलाइज कम्युनिकेशन। तो ये बच्चों हो गया कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं। और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें इस टॉपिक को इतना ही वेटेज देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 81 पेज के 3 पैराग्राफ कवर किए हैं। 81 पेज का पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3। जी बच्चों, यहाँ तक समझ आया है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए, ताकि मैं इंश्योर हो जाऊँ कि यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक हो गई बात, गुड हो गया बच्चों। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। अब बच्चों बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, तो हमें चाहिए कि पूरे चैप्टर को एक चेन में परो दें। फ़ायदा ये होगा कि जब आप बाद में कभी याद करना चाहेंगे तो एक ही चेन को खींचेंगे तो पूरा चैप्टर खिंचता हुआ आ जाएगा, क्योंकि अगला सारा चैप्टर आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है। मैं मानता हूँ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन एक ज़रा मुनफरिद मामला था, छोटा सा मामला था, स्टेक होल्डर ज़रा मुनफरिद मामला था, लेकिन ये सारे के सारे कनेक्टेड टॉपिक हैं, तो हमें इसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो याद रहे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को 6 डिफरेंट एतबार से हम पढ़ेंगे, 6 डिफरेंट एरियाज़ के मुताबिक। वो बिल्कुल इस तरह से मैंने अरेंज किया है कि आप जब आई कैप से पढ़ें या उसकी बुक से पढ़ें तो आप ये नहीं कहेंगे सर आपने ज़्यादती की, आपने तो कुछ और पढ़ा दिया है। तो पैराग्राफ टू पैराग्राफ मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या पास पेपर में वो चीज़ मौजूद होगी, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये करनी ज़रूरी है, वो आपको करनी पड़ेगी। और इस चैप्टर के अंदर कुछ थोड़ा सा इजाफा करना पड़ेगा हर कॉन्सेप्ट में, थोड़ा सा, वो मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो आप पढ़ेंगे वो डिपार्टमेंटलाइजेशन के एतबार से पढ़ेंगे, चूँकि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने डिपार्टमेंट्स को बनाती हैं। मिसाल के तौर पे
बाज़ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट करती हैं फंक्शंस के एतबार से, जैसे कि मैंने प्रीवियस एतबार में देखिए कि फंक्शंस के एतबार से ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट बनाए हैं। मार्केटिंग एक फंक्शन है, फाइनेंस एक फंक्शन है, प्रोडक्शन एक फंक्शन है, परचेज एक फंक्शन है। तो फंक्शंस के एतबार से वो अपने अपने डिपार्टमेंट बनाती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इतनी छोटी होती हैं कि वो कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाती, वो एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसके अंदर एक मैनेजर ऑनर भी होता है, एक मैनेजर ऑनर भी होता है, और ऑनर होने के नाते वो खुद ही सारे काम को मैनेज करता है और खुद ही वो ऑनर भी है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के डिवीजन्स अलग-अलग बनाती हैं प्रोडक्ट के एतबार से कि जी ये हमारा, जैसे आप कैटरपिलर का नाम सुना होगा, ये हमारा हैवी मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स का एरिया है, ये हमारा जो है ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का एरिया है, ये हमारा एरिया जो है रेलवे प्रोडक्ट्स का है। तो इस तरह अलग-अलग कर देते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको प्रोडक्ट की बजाय जियोग्राफिक एरियाज़ के एतबार से ब्रेक करती हैं कि ये लाहौर रीजन है, ये कराची रीजन है, ये फैसलाबाद रीजन है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज के एतबार से, जैसे मुस्लिम कमर्शियल बैंक और मेज़ान, बिजनेसेस को दो हिस्सों में ब्रेक करता है, एक कंज्यूमर लोन है और एक बिजनेस लोन है। सर्विसेज के एतबार से भी अलग-अलग किया जा सकता है। तो ये डिविजन्स हैं। एक और तरीका जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन का, वो है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का, जो आजकल बहुत पॉपुलर, चूँकि आजकल ज़माना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। आईटी इंडस्ट्री बहुत ऊपर आ रही है, इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ऊपर आ रही है, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये बच्चों हो गया एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब एक बात है कि जो दूसरा तरीका है या दूसरी चीज़ है वो है चेन ऑफ कमांड। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इंसानों की एक जंजीर ऊपर से लेकर नीचे तक काम करती है, जैसे कि रेलवे की गाड़ी के अंदर चेन है, चेन खींचेंगे पूरी गाड़ी रुक जाएगी, इसको हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड। तो इसको भी हम पढ़ेंगे चेन ऑफ कमांड क्या कहते हैं, कैसे। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉल हैं और कुछ फ्लैट हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के फिलोसफिकल लेवल ही हैं सिर्फ, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल, 3 लेवल हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की तरह, टावर की तरह है, जिनके अंदर जो लेवल्स हैं उनकी तादाद 7 तक भी हो सकती है, और आर्मी में तो इससे भी ज़्यादा है। तो टॉल एंड फ्लैट पे बात होगी। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद बात आ जाएगी आपके कंट्रोल एंड डिसीजंस के एतबार से। अच्छा बेटा ये बुक के पेज नहीं, ये बुक के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यानी आगे हेडिंग्स हैं या कह लो कि टॉपिक्स हैं, तो मैंने उन टॉपिक्स को एक जगह इकट्ठा किया कि आगे क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है। ठीक है, तो टॉल एंड फ्लैट है। तो एक आ गया डिसीजन एंड कंट्रोल। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीजन ऊपर वाले लेवल पे होते हैं और नीचे वाले लेवल उनको ओबे करते हैं, और बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर वाले लेवल साइलेंट होते हैं और हर डिवीज़न और हर एरिया अपना फैसला खुद करता है। इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर ऊपर से फैसले हो रहे हैं सेंट्रलाइजेशन, नीचे हो रहे हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिपार्टमेंटलाइजेशन के एतबार से पढ़ेंगे, फंक्शनल है, डिविजनल है, मैट्रिक्स है। एक पढ़ेंगे चेन ऑफ कमांड के ऊपर से लेके नीचे तक चेन ऑफ कमांड कैसे काम करती है। एक हम पढ़ेंगे फ्लैट और टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक हम पढ़ेंगे फैसले ऊपर से होते हैं या हर डिवीजन को अलग-अलग फैसले करने की इजाज़त होती है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि बाज़ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो इंतहाई ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं अपने रूल्स में, इंतहाई ज़्यादा सख्त होती हैं। हम कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये ब्यूरोक्रेटिक हैं या मैकेनिस्टिक हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत फ्रेंडली होती हैं, दोस्ताना होती हैं, हम इनको कहते हैं ये हैं ऑर्गेनिक। यानी एक मैकेनिस्टिक है, एक ऑर्गेनिक है। ये क्लासिफिकेशन है बिहेवियर के एतबार से ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम मिंट्सबर्ग की एक थ्योरी है जो डिफरेंट डिविजन्स की मदद से एक स्ट्रक्चर बनाता है,
और ये भी बताता है कि कौन सा डिवीज़न का किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में हाई होता है। और इसके ऊपर केस स्टडी भी एक या दो दफ़ा पेपर में आ चुका है, इसलिए ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर से कम 9% का पेपर एड्रेस होना है, इसलिए यहाँ पे किसी भी टॉपिक को किसी भी लेवल पे इम्पोर्टेंस के एतबार से नीचे काउंट करना बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने काम करना है। तो अब जो काम शुरू करेंगे वो होगा डिपार्टमेंटलाइजेशन का। तो मेरी ये राय है कि टाइम क्या हुआ है, टाइम हुआ है 12:34। तो जुम्मे की अजान आलमोस्ट या तो हो गई है या होने वाली है। क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए, जारी रखें या जुम्मे की तैयारी कर लें? जी शाबाश बच्चों, ठीक हो गई बात। तो आपकी राय क्या है कि कल शुरू करें इसको, एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर को? ठीक हो गई बात, तो हम कल इसको स्टार्ट कर देंगे और आप सब बच्चों ने इसी तरह एहतमाम के साथ आना है। देखिए बच्चों, बात यह है कि आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है कि जैसे आपने